प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम। क्या नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम लेक्चर नंबर 15 है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए मुख्यतया विद्वानों ने 3 उपागम या दृष्टिकोण दिए हैं। नंबर 1 आदर्शवादी दृष्टिकोण, नंबर 2 यथार्थवादी दृष्टिकोण, नंबर 3 नव यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो आज हम तीसरे दृष्टिकोण या उपागम की बात कर रहे हैं। मैंने आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, इन दोनों को बेहतर तरीके से आपको समझा दिया है। इन दोनों ही उपागमों के ऊपर मैंने लगभग 6-7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं यह भरसक प्रयास कर रहा हूं कि मैं ये तीनों ही उपागम या दृष्टिकोण आपको इस रूप में समझा दूं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आए। फिर भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हों, या फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपके किसी भी सिलेबस के अंतर्गत है, चाहे वह यूजी पीजी की बात हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, मैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करता हूं जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना हो। डियर स्टूडेंट्स, मैं तहे दिल से इसलिए मेहनत करता हूं कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान में कहीं दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं 25 वर्ष की जो यात्रा कर रहा हूं महाविद्यालयों के अंतर्गत पढ़ाते हुए, उसी में मैंने ये देखा है कि बच्चों को वास्तव में राजनीति विज्ञान नहीं बताया जाता है, नहीं समझाया जाता है जिस रूप में समझाया जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये लक्ष्य तय किया, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राजनीति विज्ञान को समग्र रूप में मेरे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। भले ही कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, भले यूजी पीजी कोई भी जो है उपाधि की बात कर रहे हो आप, मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा और बिल्कुल निःशुल्क रूप में पढ़ाऊंगा। और निःशुल्क रूप में भी मैं तहे दिल से अंतर आत्मा से इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे विद्यार्थियों को परेशानी नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरे विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है। मैं ये चाहता हूं कि जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। मैं राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान और स्वामी विज्ञान मानते हुए ही मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। ये मैं यकीन के साथ, विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तीसरा दृष्टिकोण या उपागम ले रहे हैं, नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम, लेक्चर नंबर 15 है। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जितनी भी बातें मैं नोट करता हूं वो इसलिए नोट करता हूं जिससे कि आप अच्छे से अच्छे रूप में नोट्स बना सकें। अन्यथा मैं प्रतिदिन जो भी टॉपिक होता है उसके ऊपर केवल लेक्चर देकर, समझाकर ही काम चला सकता हूं। लेकिन बेटा, ये मैं नोट इसलिए करता हूं जिससे कि आप नोट्स बना सकें और एक एक सेंटेंस की व्याख्या मैं बेहतर से बेहतर तरीके से करता हूं जिससे कि आप जो भी टॉपिक मैं समझाता हूं उसको अच्छे से समझ सकें। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए विद्वानों ने मुख्यतः 3 उपागम दिए हैं। यस, आदर्शवादी उपागम, यथार्थवादी उपागम, नव यथार्थवादी उपागम। आदर्शवादी उपागम, यथार्थवादी उपागम, ये मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो इसके अंतर्गत आप ये सभी बातें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम की। सबसे पहले तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है बेटा, क्या देखो, ये जितनी भी बातें मैंने नोट की हैं
बिंदु रूप में, आप चाहे तो बिंदु बना सकते हैं, बिंदु नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु बना सकते हैं। 6 बिंदु के माध्यम से आप नव यथार्थवादी दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। अब यहाँ वास्तव में जो नव यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, समकालीन यथार्थवाद को, क्या बेटा, समकालीन यथार्थवाद को नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात नोट करें, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में बात पूछी जाती है और विद्यार्थी यहाँ गलती करते हैं। क्या समकालीन यथार्थवाद को, मतलब जो आपने पीछे देखा ना, आदर्शवाद के बाद में यथार्थवाद हमने समझाया, तो जो यथार्थवाद है उस यथार्थवाद को नव यथार्थवाद के संदर्भ में वास्तविक रूप में परंपरागत यथार्थवाद कह देते हैं। इसको समकालीन यथार्थवाद कहते हैं। ठीक है बेटा, तो समकालीन यथार्थवाद को नव यथार्थवाद, क्या, समकालीन यथार्थवाद को नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। अर्थात नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। इसका उदय, मतलब इसका जन्म सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हांस जे मार्गेनथाउ की पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1949 में लिखी है से माना जाता है। मतलब मार्गेनथाउ की इस पुस्तक से नव यथार्थवाद का प्रारंभ माना जाता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप में यदि देखा जाए, व्यवस्थित रूप में यदि देखा जाए, तो नव यथार्थवाद वास्तविक रूप में केनेथ वाल्टज, बेटा नोट करेंगे, केनेथ वाल्टज ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में नव यथार्थवाद को यथार्थवाद के उन्नत विकास के रूप में प्रस्तुत किया था। इसका मतलब नव यथार्थवादी दृष्टिकोण का सबसे प्रबल जो समर्थक है बेटा, वो है केनेथ वाल्टज। नोट करेंगे, नहीं, जैसा आदर्शवादी उपागम के प्रमुख जो प्रवक्ता हैं, कौन है, वुडरो विल्सन है। यथार्थवाद के प्रबल जो समर्थक विद्वान हैं वो कौन है, हांस जे मार्गेनथाउ हैं। वैसे ही नव यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक कौन है बेटा, केनेथ वाल्टज। क्या पुस्तक है इनकी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद के ही उन्नत विकास के रूप में प्रस्तुत किया था। मतलब यथार्थवाद के ही उन्नत विकास के रूप में इन्होंने नव यथार्थवाद को अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब मूल बात लेते हैं हम, क्या, कि नव यथार्थवादी दृष्टिकोण यह है, मतलब बेटा देखो, यहां मैं इस रूप में नोट करता हूं जिससे कि मुझे संकेत मिलता रहे कि क्या क्या बातें मुझे बच्चों को समझानी है और इसके बाद में उनकी व्याख्या कर सकूं तरीके से। यह है मतलब नव यथार्थवादी दृष्टिकोण। आप डिटेल्स रूप में लिख सकते हैं, यह है मतलब नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम। यह है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या। मतलब नव यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, न कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार। ये एक सेंटेंस ऐसा है जिससे आप नव यथार्थवादी दृष्टिकोण की सब बातें समझ सकते हैं। क्या बेटा, अब मैं इसकी व्याख्या करता हूं। नव यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। मतलब नव यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में करता है, न कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार। जैसा कि यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के जो राष्ट्रहित होते हैं उसके आधार पर की है कि सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करते हैं। मतलब यथार्थवाद व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या करता है, जबकि नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या करता है। ये डिफरेंस हो गया। क्या बेटा, नव यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में करता है। जैसे
मुख्यतः मैं उदाहरण देता हूं, बाकी आगे डिटेल्स इन सब की करूंगा मैं। जैसे विश्व की व्यवस्था की बात आती है तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अब शीत युद्ध समाप्त होता है 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आई। संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुपर पावर बनकर शेष रह गया, मतलब अमेरिका की पूरी दादागिरी रही। और दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कब थी? वास्तविक रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। तो इसे द्विध्रुवीय या दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इसका मतलब ये है कि आज हम देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही, वैसे देखा जाए तो अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका सुप्रीम पावर है, लेकिन फिर भी अनेक राष्ट्र राज्य शक्ति के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर मूल जो कहने का भावार्थ है नव यथार्थवाद का, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो व्याख्या की जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो संरचना है, उस संरचना के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जाता है। यहाँ पर वास्तविक रूप में व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या नहीं की जाती है, जैसा कि यथार्थवाद के अंतर्गत की जाती है। यहाँ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना जैसी है, उस संरचना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को समझने का, उसकी व्याख्या करने का, विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। ये नव यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है। मूल बिंदु इसका यही है, ये सेंटर पॉइंट है, इसको आप समझ जाइएगा। नव यथार्थवादी दृष्टिकोण में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। आप आगे मैंने लिखा है ये मतलब नव यथार्थवादी दृष्टिकोण है ना। तो नव यथार्थवादी राज्यों के आचरण का मुख्य तत्व अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण के द्वारा वे विश्व राजनीति के नियमों का प्रतिपादन करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में नव यथार्थवादी राज्यों के आचरण का मुख्य तत्व अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण के द्वारा वे विश्व राजनीति के नियमों का प्रतिपादन करते हैं। मतलब वही बात आ गई यहाँ पर कि जो नव यथार्थवादी हैं वो वास्तविक रूप में राज्यों के आचरण का जो मुख्य तत्व है, मतलब राज्य अपना आचरण कैसे करेंगे, है ना, जो राष्ट्र राज्य हैं वो अपना आचरण किस तरीके से करेंगे, किन तत्वों से प्रभावित होंगे, इसकी बात की जा रही है। तो ये राज्यों के आचरण का मुख्य तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण के द्वारा करते हैं और वे विश्व राजनीति के नियमों का प्रतिपादन करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो विभिन्न संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं के माध्यम से राज्यों के आचरण का अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। मैं इन तीनों के ऊपर अलग से भी लेक्चर अपलोड करूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ये मीन्स नव यथार्थवादी, ये अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या मतलब नव यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। मतलब नव यथार्थवादी कहते हैं कि भाई वास्तविक रूप में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष होते हैं, जो मतभेद होते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम है। उनके अनुसार विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध कितने ही मैत्रीपूर्ण क्यों न हो, उनमें कभी न कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो ही जाता है। मतलब यहाँ नव यथार्थवादी ये कह रहे हैं कि चाहे राष्ट्र राज्यों में कितने ही मैत्रीपूर्ण मित्रतापूर्ण संबंध क्यों ना हो, उनमें कभी ना कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो संरचना है, उस संरचना को नव यथार्थवादी अराजकतावादी मानते हैं। अराजकतावादी इसलिए मानते हैं क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जैसे मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ पर संप्रभु राज्यों के ऊपर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि उनके मध्य शांति और व्यवस्था का निर्माण कर सके। नव यथार्थवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में जो राष्ट्र राज्य वो संप्रभु हैं, और जो राष्ट्र राज्य संप्रभु हैं, संप्रभु होने के कारण इनके ऊपर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि इनको नियंत्रित कर सके। इसलिए वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की
अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। किसको? अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को। बेटा समझना है, ये मतलब नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की, इंटरनेशनल सिस्टम की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। अराजकतावादी संरचना का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य संप्रभु होते हैं और संप्रभु राष्ट्र राज्य होते हैं। ऐसी स्थिति में ये वास्तविक रूप में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करते हैं और इनको नियंत्रित करने वाली कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसकी जो संरचना है वो कैसी है? अराजकतावादी है। और इस अराजकतावादी संरचना का ही परिणाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है। ठीक है, मतलब यहां मूल बात यह है कि चाहे कैसे भी संधि समझौता क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन फिर भी युद्धों को रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट, वाल्टज का मत है कि, वाल्टज कौन है ये? बेटा जो इधर मैंने बताया ना, केनेथ वाल्टज, जो कि नव यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक हैं। तो वाल्टज का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना का राज्यों के आचरण और व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मतलब वास्तविक रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना है उसका राज्यों के आचरण और व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो संरचना है, वैसे तो 3 प्रकार की मैंने बताई दी है, लेकिन वैसे यदि देखा जाए तो नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को क्या कहते हैं? अराजकतावादी संरचना, अर्थात सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु होते हैं और संप्रभु होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन संप्रभु राष्ट्र राज्यों को नियंत्रित करने वाली कोई भी सत्ता नहीं है। इसे ही अराजकतावादी संरचना का नाम दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना का राज्यों के आचरण और व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार, किनके अनुसार? वाल्टज के अनुसार, अराजकता के कारण युद्धों को समाप्त करने के लिए सहयोग पर आधारित समझौते असंभव हो जाते हैं। मतलब ये जो वाल्टज जो कह रहे हैं कि अराजकता के कारण, मतलब ये जो अराजकतावादी संरचना है कि सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु हैं और उनको नियंत्रित करने वाली कोई सत्ता ही नहीं है। सत्ता नहीं है तो डेफिनेटली अराजकतावादी स्थिति होगी, फिर युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी। तो ये कह रहे हैं कि अराजकता के कारण युद्धों को समाप्त करने के लिए सहयोग पर आधारित समझौते असंभव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानती है। अर्थात सभी जो राष्ट्र राज्य संप्रभु हैं और संप्रभु होने के कारण उनको नियंत्रित करने वाली कोई भी सत्ता नहीं है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में जो सहयोग पर आधारित समझौते होते हैं वो असंभव हो जाते हैं। अब यहाँ लिखा है कि अराजकता के कारण, तो अराजकता का अर्थ क्या है? अराजकता का अर्थ है कि संप्रभु राज्यों के ऊपर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि उनके मध्य शांति और व्यवस्था का निर्माण कर सके। बेटा ध्यान देंगे, मतलब यहाँ अराजकता का अर्थ ये बताया जा रहा है कि संप्रभु राज्यों के ऊपर, जैसे भारत संप्रभु राज्य है, अमेरिका संप्रभु राज्य, ब्रिटेन संप्रभु राज्य है ना, तो संप्रभु राज्य के ऊपर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि उनके मध्य शांति और व्यवस्था का निर्माण कर सके। और इस स्थिति को युद्ध की स्थिति का पर्याय माना जाता है, क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं और संप्रभु हैं तो वास्तविक रूप में इनके ऊपर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि इनको नियंत्रित कर सके, है उनके मध्य शांति और व्यवस्था का निर्माण कर सके। तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति को युद्ध की स्थिति का पर्याय मान लिया जाता है। और युद्ध की स्थिति का पर्याय मानने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही ऐसी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही ऐसी है। कैसी है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना? अराजकतावादी संरचना, जिसमें सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु हैं और सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु होने के कारण भले ही कितना प्रयास किया जाए शांति का, लेकिन वास्तविक रूप में किसी न किसी बात को लेकर के राष्ट्र राज्यों के बीच में मतभेद होता रहता है। युद्धों को रोका नहीं जा सकता। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही ऐसी है जिसके कारण युद्धों को नहीं रोका जा सकता, संघर्षों को नहीं रोका जा सकता, मतभेदों को नहीं रोका जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना कैसी है? मैंने यहां नोट कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना है। मतलब वास्तविक रूप में अराजकतावादी संरचना का भावार्थ यह है कि सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु हैं और सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु होने के कारण इन राष्ट्र राज्यों को नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही ऐसी है कि दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती है, युद्धों को नहीं रोका जा सकता है। और इसे ही युद्ध की स्थिति का पर्याय मान लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। और ये बात सत्य है। नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम की आज भी सार्थकता है, आज भी सार्थकता है। जबकि इसका प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हांसे मार्गेन था उसे मान लिया जाता है। वैसे सैद्धांतिक रूप में केनेथ वाल्टज ने जो अपनी पुस्तक लिखी है
1979 में। इसका मतलब सैद्धांतिक रूप में इसकी जो शुरुआत होती है वो 1980 से होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। नव यथार्थवादियों में सबसे जो प्रबल समर्थक हैं वो तो केनेथ वाल्टज हैं, ये बात तो क्लियर होगी। इनकी पुस्तक कौन सी है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये बात भी स्पष्ट होगी। लेकिन इसी के साथ में नव यथार्थवादी में कुछ और भी विद्वान आते हैं। कौन कौन आते हैं? जैसे जोसेफ ग्रीचो, हांस जे मार्गेनथाउ, रेमोड आरो, स्टेनली हॉफमैन, रॉबर्ट जर्विस, स्टीफेन वाल्ट, जॉन मेसी, फिर से बोल रहा हूँ, जॉन मैसी मीर और रॉबर्ट रॉबर्ट गिलियन। ये नव यथार्थवादियों के प्रबल समर्थक है। वैसे सबसे जो प्रबल समर्थक है, महत्वपूर्ण जो समर्थक है, वो केनेथ वाल्टज है। एग्जाम में पूछा जाए कि नव यथार्थवादी दृष्टिकोण के सबसे प्रबल समर्थक जो विद्वान है कौन है बेटा? केनेथ वाल्टज है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बाकी और भी ये सारे इसके समर्थक हैं। नेक्स्ट, नव यथार्थवादी सुरक्षा अध्ययनों पर भी बल देते हैं। मतलब जो नए यथार्थवादी हैं वो सुरक्षा के अध्ययनों पर भी बल देते हैं कि भी चलो ठीक है, वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना होने के कारण ये बात सत्य है कि युद्धों को नहीं रोका जा सकता, किसी न किसी रूप में मतभेद होते रहेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने सुरक्षा अध्ययन के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि कैसे भी हो सुरक्षा की जाए। कैसे? जैसे नव यथार्थवाद के दो प्रतिमान सामने आते हैं। क्या? नव यथार्थवाद के दो प्रतिमान सामने आते हैं। नंबर 1 आक्रामक यथार्थवाद, नंबर 2 सुरक्षात्मक नव यथार्थवाद। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आक्रामक यथार्थवाद और सुरक्षात्मक नव यथार्थवाद। इसे आप आक्रामक नव यथार्थवाद कहेंगे। ठीक है बेटा, आक्रामक नव यथार्थवाद, सुरक्षात्मक नव यथार्थवाद। अब आक्रामक नव यथार्थवाद की बात आती है तो वास्तविक रूप में देखो, यहाँ वैसे देखें तो इसको हम अगर बिल्कुल गंभीरता से समझना चाहें तो ये कहेंगे कि आक्रामक यथार्थवाद ही कहें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। कारण क्योंकि ये परंपरागत यथार्थवाद की तरह इसका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष अनिवार्य है तथा नेतृत्व को विस्तारवादी शक्तियों से सदैव सतर्क रहना चाहिए। ठीक है बेटा, बाकी यदि आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं आक्रामक नव यथार्थवाद। नोट करें, आक्रामक नव यथार्थवाद, दूसरा है सुरक्षात्मक नव यथार्थवाद। अब आक्रामक नव यथार्थवाद क्या कह रहा है? यह है यथार्थवाद परंपरागत यथार्थवाद की तरह। परंपरागत यथार्थवाद किसको कहेंगे बेटा? जो पीछे मैंने आपको समझा ना, आदर्शवाद दृष्टिकोण, उसके बाद में यथार्थवादी दृष्टिकोण है ना। जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसे ही वास्तविक रूप में परंपरागत यथार्थवाद कहा जाता है? और इसको क्या कहा जाता है? नव यथार्थवाद या समकालीन यथार्थवाद या आधुनिक यथार्थवाद। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। परंपरागत यथार्थवाद जो नव यथार्थवाद से पहले का यथार्थवाद है, यथार्थवाद दृष्टिकोण आपको समझा चुका हूँ, उसको परंपरागत यथार्थवाद करें। तो यह परंपरागत यथार्थवाद की तरह इसका कहना है कि, किसका कहना है? आक्रामक नव यथार्थवाद का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष अनिवार्य है। मतलब वास्तविक रूप में आक्रामक नव यथार्थवादी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष अनिवार्य है तथा नेतृत्व को विस्तारवादी शक्तियों से सदैव सतर्क रहना चाहिए। मतलब इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष होगा, ये अनिवार्य है। तो नेतृत्व को, मतलब कोई भी राष्ट्र राज्य उसका जो नेतृत्व कर रहा है उसको विस्तारवादी शक्तियों से सदैव सतर्क रहना चाहिए, स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर ये। तो इसका मतलब ये बात सत्य है। आज आप देख सकते हैं सभी राष्ट्र राज्य अपनी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं और किसी न किसी रूप में सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी न किसी रूप में प्रयास करते रहते हैं और विस्तारवादी नीति को अपनाते रहते हैं, विदेश नीति के तहत। दूसरा है सुरक्षात्मक नव यथार्थवाद। ये जो सुरक्षात्मक नव यथार्थवाद है ये युद्ध के भीषण परिणामों से अवगत है तथा इनका मत है कि युद्ध सदा ही समाज के तर्क विहीन वर्गों की गतिविधियों और उनकी सोच का परिणाम है। अब ध्यान दें बेटा, सुरक्षात्मक नव यथार्थवादी, चूंकि मैंने यहाँ लिख दिया है नव यथार्थवाद सुरक्षा अध्ययनों पर भी बल देता है, मतलब ये सुरक्षा की बात भी करता है, जो कि दूसरे बिंदु में आ जाता है। ये युद्ध के भीषण परिणामों से अवगत है, मतलब जो सुरक्षात्मक नव यथार्थवादी हैं ये युद्ध के भीषण परिणामों से अवगत हैं
तथा उनका मत है कि युद्ध सदा ही समाज के तर्कहीन वर्गों की गतिविधियों और उनकी सोच का परिणाम है। मतलब इनका कहना है कि जो युद्ध यदि होता है तो युद्ध हमेशा समाज के जो तर्कविहीन वर्ग होते हैं उनकी गतिविधियों, उनकी सोच का परिणाम होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो यहाँ पर नव यथार्थवाद है, इसको संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जा रहा है, उदारवादी यथार्थवाद भी कहा जा रहा है, परंतु यहाँ संरचनात्मक यथार्थवाद और उदारवादी यथार्थवाद में अंतर माना जाता है। ये दोनों बातें भी नोट करेंगे। संरचनात्मक यथार्थवाद संघर्ष या विवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्थायी एवं शाश्वत तत्व के रूप में मानते हैं। मतलब संरचनात्मक यथार्थवादी ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में संघर्ष या विवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्थायी एवं शाश्वत तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि उदारवादी यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति अराजकतावादी मानते हुए भी राजनय, अंतर्राष्ट्रीय विधि और समुदाय द्वारा व्यवस्था निर्माण की कामना करता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है। ये दोनों बातें भी आप नोट करेंगे। इसके बाद में यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात ले रहे हैं हम, क्या कि पुरातन यथार्थवादी युद्ध के कारणों की उत्पत्ति। अब देखो बेटा, यहाँ पर तुलना हो रही है। यहाँ पुरातन यथार्थवादी का मतलब क्या है, जो नव यथार्थवाद से पहले यथार्थवादी दृष्टिकोण आपको समझाए उसकी तरफ संकेत है। पुरातन यथार्थवादी युद्ध के कारणों की उत्पत्ति मानव प्रकृति से मानते हैं। क्या? मानव प्रकृति से मानते। मतलब इनका कहना है कि युद्धों का जो मूल कारण है वो मानव की प्रकृति से मानते, और मानव प्रकृति से स्वार्थी होता है, जंगली होता है। तो वास्तविक रूप में इसी आधार पर राष्ट्र राज्यों की भी जो प्रकृति होती है वो स्वार्थी होती है, जंगली होती है। इसलिए पुरातन यथार्थवाद युद्ध के कारणों की उत्पत्ति मानव प्रकृति से मानते हैं। जैसी मानव की प्रकृति होती है वैसा ही राष्ट्र राज्यों की प्रकृति होती है। लेकिन जो नव यथार्थवादी हैं, नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। अब देखो डिफरेंस, पुरातन यथार्थवादी मतलब जो यथार्थवादी दृष्टिकोण मैंने पीछे आपको समझाया है, वो तो ये कह रहा है कि भाई युद्ध की जो उत्पत्ति होती है मानव प्रकृति से होती है, मानव प्रकृति से मानते हैं कि मानव की प्रकृति स्वार्थी और जंगली है, तो राष्ट्र राज्य की भी जो प्रकृति है वो स्वार्थी और जंगली, इसलिए युद्ध होते हैं। लेकिन नव यथार्थवादी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों या युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। अर्थात इनका कहना है नव यथार्थवादियों का कि युद्ध इसलिए होते हैं, संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही ऐसी है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना कैसी मानते हैं? अराजकतावादी संरचना। अराजकतावादी संरचना का मतलब क्या है कि सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु होते हैं और इन संप्रभु राष्ट्र राज्यों को नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति नहीं है, इसलिए युद्ध होते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना होने के कारण ये कह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र राज्य को नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। अतः युद्ध का अगर भरसक प्रयास किया जाए रोकने का, तो भी किसी न किसी रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में मतभेद होगा, चाहे राष्ट्र राज्यों में कितना महत्वपूर्ण संबंध क्यों ना हो। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही अराजकतावादी है। सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु हैं, उनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए संघर्ष होगा, मतभेद होगा, युद्ध होंगे, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, विश्व समुदाय के हितों की रक्षा केंद्रीय सत्ता का होना आवश्यक है। अब यहाँ वास्तविक रूप में इनका कहना है कि विश्व समुदाय के हितों की रक्षा के लिए केंद्रीय सत्ता का होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पर नव यथार्थवादी ये कह रहे हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो संरचना है वो अराजकतावादी है कि सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु हैं और संप्रभु है तो इनको नियंत्रित करने वाली कोई सत्ता नहीं है। अब यदि वास्तविक रूप में विश्व समुदायों के हितों की रक्षा करनी है या युद्धों को रोकना है तो इसके लिए केंद्रीय सत्ता का होना अति आवश्यक है। जैसे कि हम कहें कि विकल्प के रूप में दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ युद्धों को रोकने में असफल रहा है। नेक्स्ट, नव यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचना। अब नव यथार्थवादी दृष्टिकोण में क्या कमियां हैं, ये तो मुख्य बात समझ में आई गई कि नव यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहना चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या किस तरीके से की जाए। स्पष्ट होगा, इसमें मूल जो सेंटर पॉइंट है वो यही है कि सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु होते हैं और संप्रभु होने के कारण इनको नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति नहीं है। इसलिए भले ही कितना ही प्रयास क्यों नहीं किया जाए, राष्ट्र राज्यों के बीच में कितने ही मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों ना हो, राष्ट्र राज्यों में कितनी मित्रता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी संघर्षों को रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना अराजकतावादी है। सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु हैं। अब मैं यहाँ
आलोचना की बात कर रहा हूं, देखो अनेक बिंदुओं पर यह पुरातन यथार्थवाद से मिलता जुलता है। सबसे पहली जो आलोचना की जाती है वो तो यह है कि अनेक बिंदुओं पर यह पुरातन यथार्थवाद से मिलता जुलता है। पुरातन यथार्थवाद का मतलब यह है कि नव यथार्थवाद से पहले जो यथार्थवादी उपागम मैंने आपको समझाया है, तो यथार्थवादी उपागम की और नव यथार्थवादी उपागम की बहुत सी बातें एक जैसी हैं। पहली बात तो यह है, मतलब यहाँ पर आलोचक ये कह रहे हैं कि नव यथार्थवादी ने कोई नई बात नहीं कही है, ठीक है। आगे, लेकिन फिर भी तथापि नव यथार्थवादियों का जोर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर है, न कि मानव प्रकृति पर। क्या बेटा? लेकिन फिर भी नव यथार्थवाद का जोर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर है, न कि मानव प्रकृति, न कि मानव प्रकृति पर। मतलब वास्तविक रूप में नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो अराजकतावादी संरचना है उसके ऊपर जोर दे रहे हैं, न कि मानव की प्रकृति के ऊपर। जबकि जो ये पुरातन यथार्थवादी हैं वो मानव की प्रकृति के ऊपर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी होता है, जंगली होता है, तो राष्ट्र राज्य भी स्वभाव से स्वार्थी और जंगली होते हैं। तो इनमें डिफरेंस हो गया है ये, ठीक है, पुरातन यथार्थवाद में और नव यथार्थवाद में। लेकिन फिर भी राज्य प्रमुख अभिनेता बने रहते हैं। अर्थात ये बात सत्य है कि भाई वास्तव में नव यथार्थवादी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर है, न कि मानव प्रकृति पर। लेकिन फिर भी वास्तव में यदि देखा जाए तो यहाँ राज्य प्रमुख अभिनेता बने रहते हैं। भले ही नव यथार्थवादी कुछ भी कहें, लेकिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता है वो राष्ट्र राज्य ही है, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और अंत में नव यथार्थवादी प्रतिमान आज भी प्रासंगिक है। मतलब आज भी नव यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता कौन माना जाता है? राष्ट्र राज्य माना जाता है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र राज्य को ही मानता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नव यथार्थवादी प्रतिमान आज भी प्रासंगिक है, आज भी इसकी सार्थकता है। हाँ, वाल्टज की मान्यताओं को स्वीकार न भी करें तो उसमें सुधार तो कर ही सकते हैं। अब वाल्टज ने यहाँ पर स्पष्ट रूप में कह दिया है कि देखो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, न कि व्यक्तिगत राज्य के उद्देश्य के अनुसार। हालांकि देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता आज भी राष्ट्र राज्य हैं, और राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करते हैं तो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो कहने का मूल मतलब ये है कि वाल्टज की मान्यताओं को स्वीकार ना भी करें तो उनमें सुधार तो कर ही सकते हैं, और सुधार कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आप वास्तविक रूप में नव यथार्थवादी उपागम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं। ये हो गया आपका नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम, जिसके अंतर्गत जितनी भी जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने सारी नोट कर दी हैं, और एक एक सेंटेंस को मैंने आपको समझा भी दिया है। तो नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम के बारे में किसी भी रूप में परीक्षा में आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष में फिर कह रहा हूं कि नव यथार्थवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि वास्तव में, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना के आधार पर की जाती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो राष्ट्र राज्य होते हैं वो संप्रभु होते हैं और उनको नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति नहीं है। इसलिए राष्ट्र राज्यों में भले ही मैत्रीपूर्ण संबंध हो, भले ही राष्ट्र राज्यों में कितनी ही मित्रता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में उनमें संघर्ष मतभेद होंगे होंगे होंगे। किस कारण? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना के कारण। ये है इसका मूल निचोड़ निष्कर्ष। तो मुझे पूरा विश्वास है आप नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।